बचपन से ना हमारे दिमाग में एक लाइन बहुत ही गहराई तक बिठा दी जाती है। हाँ, नेवर गिव अप वाली। एग्जैक्टली कि नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो, मैदान मत छोड़ के भागो। बिल्कुल। लेकिन आज हम ना एक बहुत बड़े और सच कहूं तो एक बहुत ही टॉक्सिक सोशल बिलीफ को जड़ से उखाड़ने वाले हैं। ये बहुत जरूरी टॉपिक है। हाँ, क्योंकि आज के इस चर्चा का सबसे बड़ा टेक अवे यही होने वाला है कि किसी चीज को क्विट करना या बीच में छोड़ देना ये कोई कमजोरी नहीं होती, सही बात है। बल्कि कई बार ये किसी भी इंसान की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। देखो, ये एक ऐसी सच्चाई है ना जिसको एक्सेप्ट करने में लोगों को लिटरली पूरी जिंदगी लग जाती है। हाँ यार। क्योंकि हमारी पूरी की पूरी जो कंडीशनिंग हुई है ना, वो बिल्कुल इसके खिलाफ हुई है। और आज हम इस डीप डाइव में इसी कंडीशनिंग को तोड़ने वाले हैं। पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर इस तरह की नॉलेज बेस्ड चर्चाएं, ऐसे डीप डाइव्स जो सोचने का नजरिया बदल देते हैं, अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आज का जो हमारा मिशन है ना, राइट। वो बहुत क्लियर है। राइट। हमने जो एक बहुत गहन विश्लेषण किया है, उसका जो पूरा निचोड़ है, आज हम उसका एकदम डिटेल में पोस्टमार्टम करेंगे। अच्छा। हम ये समझेंगे कि ये जो हर हाल में डेट रहने का एक नेवर गिव अप वाला माइंडसेट होता है ना, हाँ हाँ। वो एक्चुअली हमें फायदे से ज्यादा नुकसान कैसे पहुंचाता है, कैसे ये हमें ऐसी टॉक्सिक जगहों पर फंसा देता है जहां से बाहर निकलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत होती है। तो सबसे पहले तो मैं यही सोच रहा था कि आखिर इस क्विट करने को इतना बुरा, इतना बड़ा टैबू क्यों माना जाता है सोसाइटी में। वही तो। मतलब सोसाइटी में अगर कोई आके कहता है कि मैंने वो जॉब छोड़ दी या मैंने वो डिग्री बीच में ही छोड़ दी, लोग कैसे देखते हैं उसको? वही ना, लोग उसको ऐसे देखते हैं जैसे उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। तो इसके पीछे छुपा हुआ मोटिव क्या है आखिर? किसका फायदा हो रहा है इस माइंडसेट से? ये सवाल ना पूरे सिस्टम की पोल खोलता है। अगर हम इसको थोड़े बड़े नजरिए से देखें तो समाज ने, या फिर कह लो कि इस पूरे कॉर्पोरेट और सोशल स्ट्रक्चर ने जानबूझकर एक ऐसा नैरेटिव सेट किया हुआ है जहां हर चीज को जबरदस्ती पकड़ कर रखने को ही स्ट्रेंथ का मेडल पहना दिया जाता है। राइट। ताकि लोग क्वेश्चन ना करें। एग्जैक्टली। इस सिस्टम को ऐसे लोग चाहिए जो बिना सवाल पूछे बस चुपचाप काम करते रहें। सही बात है। अब आप खुद सोचिए, अगर हर इंसान अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी बनाकर टॉक्सिक जगहों को क्विट करने लगेगा तो सिस्टम तो डेड हो जाएगा। बिल्कुल। ये जो सस्ती लेबर और एकदम आज्ञाकारी एम्प्लॉइज का जो पूरा ढांचा खड़ा है, वो भरभरा कर गिर जाएगा ना। हाँ, ये पॉइंट तो है। इसलिए सोसाइटी ने इस क्विटिंग को एक मॉरल फेलियर बना दिया है, ताकि लोग गिल्ट के मारे वहीं टिके रहें। मतलब फंसा के रखो उनको। हाँ, जैसे किसी को एक ऐसी टॉक्सिक नौकरी में फंसा दिया गया है जहां उसकी जीरो ग्रोथ हो रही है, या कोई एक ऐसे रिलेशनशिप में है जो हर दिन उसको अंदर से खत्म कर रहा है। ओह यस। लेकिन उसको बचपन से सिखाया गया है कि इसको मरते दम तक निभाते रहना ही तुम्हारी महानता है। हमारे यहाँ तो एक्चुअली बिना बात के ये आत्मा घिसने को, यानी लगातार बस स्ट्रगल करते रहने को ग्लोरीफाई करने का एक बड़ा अजीब सा ट्रेंड चल पड़ा है। हाँ, हसल कल्चर। वही हसल कल्चर। मतलब अगर कोई इंसान रो रो के अपनी नींदें खराब करके, अपनी हेल्थ बर्बाद करके कोई काम कर रहा है तो लोग उसके तालियां बजाते हैं। बिल्कुल। लोग बोलते हैं वाह क्या डेडिकेशन है यार, लड़का कितनी मेहनत कर रहा है। जबकि ये डेडिकेशन का सिर्फ एक मुखौटा है। असल में ये अपने आप को टॉर्चर करना है। राइट। एक टॉक्सिक सिचुएशन को छोड़ना कभी भी वीकनेस नहीं होती। हमें ये समझना होगा कि बिना किसी लॉजिक के सिर्फ इसलिए स्ट्रगल करते रहना क्योंकि छोड़ना मना है, ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। इस चीज को ना थोड़ा और क्लियरली समझने के लिए एक बड़ी दिलचस्प एनालॉजी यूज करते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए कि किसी ने अपने हाथ में एकदम दहकता हुआ लाल जलता हुआ कोयला पकड़ा हुआ है। ओ बाप रे। अब समाज वहां आसपास खड़ा होकर बोल रहा है कि इसे कसकर पकड़े रहना तुम्हारी ताकत है, ये जो हाथ जलने का दर्द हो रहा है ना, इसे सहना ही तुम्हारी महानता है। जबकि लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक कहता है कि भाई असली ताकत और समझदारी तो उस जले हुए कोयले को तुरंत नीचे फेंक देने में है ना। एग्जैक्टली। लेकिन लोग क्या कहेंगे वाले उस डर की वजह से लोग अपनी पूरी जिंदगी उस जलते हुए कोयले को हाथ में लेके निकाल देते हैं। और ये डर इसीलिए है क्योंकि सोसाइटी ने क्विटर शब्द को लिटरली एक गाली के लेवल पे लाके खड़ा किया है। सही बात है। क्विटर मतलब लूजर। हाँ, और इसका जो सबसे भयानक रूप है ना, सबसे क्रूअल प्रेशर, वो हमें एजुकेशन और करियर के शुरुआती दौर में ही देखने को मिलने लगता है। बाप रे, एजुकेशन सेक्टर तो लगता है पूरी तरह से इसी गिल्ट और प्रेशर के फ्यूल पर चल रहा है आजकल। हम सबने वो एक कॉमन पैटर्न देखा है। अगर किसी स्टूडेंट को
कोई खास सब्जेक्ट या स्ट्रीम नहीं समझ आ रही है तो नेचुरली उसको वो सब्जेक्ट क्विट करने की आज़ादी मिलनी चाहिए, है ना? आइडियल वर्ल्ड में तो यही होना चाहिए। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, बच्चों को जबरदस्ती इस सोसाइटी और पेरेंट्स के एक्सट्रीम प्रेशर में डालकर कोटा जैसी जगहों पर भेज दिया जाता है। हाँ, वहाँ का प्रेशर तो अलग ही लेवल का होता है। उनसे बोला जाता है कि सिर्फ IIT ही इकलौता रास्ता है लाइफ में आगे बढ़ने का। राइट। उनका उस फील्ड में कोई एप्टीट्यूड है या नहीं, उनका इंटरेस्ट है या नहीं, ये सब देखे बिना उनको किसी चक्की पीसने की तरह उन कोचिंग सेंटर्स में झोंक दिया जाता है। और ये प्रेशर ना सिर्फ उस एंट्रेंस एग्जाम तक लिमिटेड नहीं रहता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मान लीजिए किसी तरह से रट्टा मारकर दिन रात एक करके उस एक्सट्रीम प्रेशर को झेल कर कोई बच्चा IIT या किसी बड़े कॉलेज में घुस भी गया, उसके बाद की जो रियलिटी है वो तो और भी डरावनी है। वही तो असली ट्रैप होता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन के अंदर जाने के बाद तो कोई कोचिंग सेंटर वाला वहां हाथ पकड़कर थोड़ी ना पास कराएगा। हाँ, वहां तो खुद पढ़ना पड़ेगा। वहां पर आपको असली एप्टीट्यूड और उस सब्जेक्ट के प्रति एक नेचुरल इंक्लिनेशन चाहिए होता है। अब जिन स्टूडेंट्स का एप्टीट्यूड उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए होता ही नहीं है, वो वहां कॉलेज में आके बहुत बुरी तरह स्ट्रगल करने लगते हैं। राइट। उनके बैकलॉग्स लगने शुरू हो जाते हैं। बैकलॉग्स लगते हैं, उनकी जो सेल्फ स्टीम है वो पूरी तरह क्रैश हो जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि बाकी सब तो आसानी से आगे निकल रहे हैं और वो कहीं पीछे छूट गए हैं। वो बेसिकली उस प्रेशर कुकर में घुटने लगते हैं। और कई बार इसी वजह से बहुत ही अनफॉर्चुनेटली हमें वो एक्सट्रीम केसेस देखने को मिलते हैं, जैसे सेल्फ डिलीट वाले केसेस। यार बहुत ही ज्यादा दुख की बात है यार। बिल्कुल। सिर्फ इसलिए क्योंकि उस एक यंग माइंड को ना सही वक्त पर ये कहने की हिम्मत नहीं दी गई, या उसको वो सेफ माहौल नहीं दिया गया जहां वो खुलकर कह सके कि मुझसे ये नहीं हो रहा है, मैं इसको क्विट करना चाहता हूं और अपनी लाइफ में कुछ और ट्राई करना चाहता हूं। उन्हें एक्चुअली उसी मोमेंट पे क्विट कर देना चाहिए था जब उनको पहली बार ये फील हुआ था कि ये फील्ड उनके लिए नहीं बनी है। सही बात है। देखो, कोई भी ऐसा काम जिसमें इंसान को जीवन भर सिर्फ जोर लगाना पड़े, अपने ही आप से लड़ना पड़े सुबह उठकर, वो सस्टेनेबल कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। एक लिमिट आएगी। इंसान का दिमाग इस तरह के फ्रस्ट्रेशन को एक पॉइंट तक ही बर्दाश्त कर सकता है, और एजुकेशन का ये फेज जब खत्म होता है ना, तो सेम यही साइकिल हमें जॉब्स में देखने को मिलती है। जॉब्स का तो आलम ही अलग है। लोग अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन, सबसे प्राइम और प्रोडक्टिव साल एक ही डेस्क पर बैठकर सिर्फ इस फ्रस्ट्रेशन में निकाल देते हैं। और इसके बहुत क्लियर एग्जाम्पल्स हमें टीचिंग में या कुछ ट्रेडिशनल सरकारी नौकरियों में देखने को मिलते हैं। अच्छा, जैसे क्या? जैसे कई महिलाएं या एम्प्लॉयज जब 40 की उम्र क्रॉस करते हैं ना, हाँ जी, तो वो अपने उस डेली रूटीन से पूरी तरह पक चुके होते हैं। वो एक सीरियस बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं। हाँ, 40s आते आते तो मिड लाइफ क्राइसिस भी शुरू हो जाता है। अब आप खुद सोचिए, एक इंसान पिछले 15 सालों से लगातार 7वीं क्लास के बच्चों को एक ही हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा रहा है कि 1526 में बाबर आया। हाँ, रोज वही बाबर आ रहा है। वही वो खुद उस चीज से इतना बोर हो चुके हैं कि उनकी सारी क्रिएटिविटी, उनकी आत्मा जैसे चूस ली गई हो उस जॉब में। राइट, वो अंदर से एम्प्टी फील करते हैं। वो कुछ नया करना चाहते हैं लाइफ में, पर सोसाइटी उन्हें करने नहीं देती। लेकिन इसमें एक पॉइंट है। अगर हम एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली के नजरिए से देखें ना, तो जॉब छोड़ने वाली बात बड़ी डरावनी लगती है। हाँ, ऑब्वियसली सिक्योरिटी का डर होता है। सरकारी नौकरी, वो फिक्स स्टेबिलिटी, हर साल आने वाला वो 3% का फिक्स इंक्रीमेंट, रिटायरमेंट के बाद की आने वाली वो पेंशन, कोई इन सब चीजों को अचानक लात कैसे मार सकता है? यही तो। क्या उनके घर वाले ये नहीं कहेंगे कि ये तो तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो? घर वाले 100% यही कहते हैं। यहाँ तक कि उनके स्पाउस भी उन्हें नौकरी नहीं छोड़ने देते। ओह यस। वो अक्सर यही फ्री की सलाह देते हैं कि अरे रिटायरमेंट तक जैसे तैसे खींच लो यार। हाँ, कि छुट्टी ले लो हमारे यहाँ। और जहां तक आपने उस 3% इंक्रीमेंट और उस स्टेबिलिटी की बात की ना, ये एक बहुत बड़ा इल्यूजन है हमारी सोसाइटी में। इल्यूजन कैसे? पैसा तो आ ही रहा है ना। पैसा आ रहा है, पर कोई भी 3% का इंक्रीमेंट किसी भी इंसान की मेंटल और फिजिकल हेल्थ से बड़ा तो नहीं हो सकता ना। ये तो तय है। अगर कोई इंसान रोज सुबह उठकर मल मारकर एक बहुत भारीपन के साथ अपने उस काम पर जा रहा है, अगर वो अंदर ही अंदर घुट रहा है रोज, तो उसके बॉडी में बीमारियां आनी बिल्कुल तय है। उस स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन्स लगातार बॉडी में हाई रहते हैं, जो इंसान को अंदर से पूरा खोखला कर देते हैं। मतलब हेल्थ की कॉस्ट पर इंक्रीमेंट मिल रहा है। गधे की तरह काम करें या घोड़े की तरह, वो 3% तो चलो मिल जाएगा, लेकिन उसकी कीमत क्या चुका रहे हो आप?
आप अपनी आधी लाइफ, अपने दिल की धड़कनें और अपनी मानसिक शांति गवाकर उस इंक्रीमेंट को खरीद रहे हो। ये बहुत ही आई ओपनिंग पॉइंट है। अगर ये टॉक्सिक जॉब्स और ये ऐसी सिचुएशंस हमें फिजिकली और मेंटली इतना बीमार कर रही हैं, तो हमारा दिमाग हमें इमीडिएटली वहां से भागने का सिग्नल क्यों नहीं देता? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मतलब जब हमें अंदर से पता होता है ना कि ये चीज मेरे लिए ठीक नहीं है, ये मुझे अंदर से खत्म कर रही है, फिर भी वो आखिर कौन सा साइकोलॉजिकल ट्रैप है जो हमें वहीं पर बांध कर रखता है? इसका ना बहुत ही सॉलिड जवाब हमें फाइनेंस और साइकोलॉजी के एक कॉन्सेप्ट में मिलता है। अच्छा, कौन सा कॉन्सेप्ट? इसे कहते हैं संक कॉस्ट फैलेसी। ये इंसानी दिमाग का नाम एक ऐसा बग है, एक ऐसा ग्लिच है जो हमें लगातार गलत फैसले लेने पर मजबूर करता रहता है। ओके, संक कॉस्ट फैलेसी, ये कैसे काम करती है एग्जैक्टली? इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? देखो, संक कॉस्ट फैलेसी का बहुत सीधा सा मतलब ये है कि जब कोई इंसान किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी रिश्ते में या मान लीजिए अपने करियर पाथ में अपना बहुत सारा टाइम, अपना पैसा या अपना इमोशनल एफर्ट इन्वेस्ट कर चुका होता है ना, हाँ राइट, तो उसके दिमाग में एक लॉस अवर्जन ट्रिगर हो जाता है। लॉस अवर्जन मतलब नुकसान का डर? एग्जैक्टली उसको लगता है कि अगर मैंने अब इस पॉइंट से अपने कदम पीछे हटाए तो मेरा वो जो पिछले 5 साल का टाइम है या जो लाखों रुपए लगे हैं वो सब बर्बाद हो जाएगा, वो सारा इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाएगा। ओह आई सी। तो उस नुकसान को एक्सेप्ट करने का जो दुख होता है, उस दर्द से बचने के लिए इंसान क्या करता है, वो और ज्यादा टाइम और ज्यादा पैसा उसी डूबती हुई नाव में लगाता रहता है। यानी सुनने में तो बिल्कुल वो स्टॉक मार्केट वाली साइकोलॉजी जैसी बात लग रही है मुझे। बिल्कुल, ये स्टॉक मार्केट का ही सबसे सटीक एग्जाम्पल बन जाता है। अगर आप किसी समझदार और एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर को देखेंगे ना, तो वो अपने हर ट्रेड में हमेशा एक स्टॉप लॉस लगाकर रखता है। हाँ, स्टॉप लॉस तो बेसिक रूल है। उसका ईगो कभी वहां बीच में नहीं आता। उसे पता होता है कि अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक इस प्राइस से नीचे गिरा, इसका मतलब सीधा है कि मेरा जो एनालिसिस था वो गलत था। राइट। और वो तुरंत उस स्टॉक को बेचकर अपना बचा हुआ पैसा निकालता है और वहां से बाहर आ जाता है, यानी वो क्विट कर देता है। अच्छा, लेकिन जो संक कॉस्ट फैलेसी वाले होते हैं वो क्या करते हैं? वो लोग उस ट्रैप का शिकार होते हैं। वो अपनी ईगो में आकर उस लगातार गिरते हुए शेयर को बस होल्ड करके बैठे रहते हैं। वो खुद को झूठी तसल्ली देते हैं कि ओ मैंने इतनी डीप रिसर्च की थी, ये वापस ऊपर आएगा, देख लेना। हाँ, और फिर वो शायद और खरीदते हैं उसको। यही सबसे बड़ी गलती होती है, जिसे फिनेंस में डाउनवर्ड एवरेजिंग कहते हैं, यानी गिरते हुए स्टॉक को और ज्यादा खरीदना ताकि एवरेज प्राइस थोड़ा कम दिखे। और इसी चीज में ना एक बहुत खतरनाक ट्रैप भी आता है स्टॉक मार्केट में, जिससे डेड कैट बाउंस कहा जाता है। ओह यस, डेड कैट बाउंस। मतलब जब कोई डूबता हुआ स्टॉक जो लगातार गिर रहा था, वो अचानक से थोड़ा सा ऊपर की तरफ बाउंस करता है। हाँ, और तब लोगों को क्या लगता है? लोगों को लगता है कि बस अब बॉटम बन गया है और अब तो रिकवरी शुरू हो गई। और ये डेड कैट बाउंस इसलिए इतना खतरनाक होता है क्योंकि ये सीधे इंसान के दिमाग के होप मैकेनिज्म के साथ खेलता है। राइट। जब वो स्टॉक थोड़ा सा भी ऊपर रिकवर होता है तो इंसान के दिमाग को एक डोपामीन हिट मिलता है अचानक से। हाँ, डोपामीन हिट। उसे लगता है कि उसका उस स्टॉक में टिके रहने का या वहां से क्विट ना करने का फैसला एकदम सही था, और फिर वो उस झूठी उम्मीद में आकर अपना जो बचा कुचा पैसा था वो भी डुबा देता है, और उसके थोड़ी देर बाद वो स्टॉक पूरी तरह से जमीन पर आ गिरता है। बाप रे। यही सेम मैकेनिज्म हमारी रियल लाइफ में और हमारे करियर में भी प्ले आउट होता है, जिसका सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक एग्जाम्पल हमारे देश में यूपीएससी के एग्जाम में दिखता है। ओह, यूपीएससी। और ये तो सच में हमारे देश का सबसे बड़ा संक कॉस्ट फैलेसी का ग्राउंड बन चुका है आज की डेट में। बिल्कुल, वहां पर जो एक साइकोलॉजिकल खेल चलता है ना, वो बहुत ज्यादा डरावना है। लोग 6 अटेम्प्ट्स देते रहते हैं। हाँ, और उसमें उम्र निकल जाती है। अपनी जिंदगी के 7 से 10 साल, अपना पूरा 20s का जो गोल्डन डेकेड होता है, वो एक छोटे से कमरे में अकेले बैठकर निकाल देते हैं। अब आप ही सोचे, ऐसा तो नहीं है ना कि 7वें साल में वो कोई नई किताब पढ़ रहे हैं या कुछ नया डिस्कवर कर रहे हैं। सिलेबस तो वही है। वो सिर्फ इसलिए वापस एग्जाम दे रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने शुरुआत के 2-3 साल वहां इन्वेस्ट कर दिए थे। राइट। संक कॉस्ट। राइट। उन्हें यही लगता है कि अगर मैंने अब छोड़ दिया तो वो जो पिछले 3 साल थे वो तो जीरो हो जाएंगे। राइट। इसलिए 2 साल और दे देता हूँ, शायद निकल ही जाएगा। और इसमें कोचिंग इंडस्ट्री का भी तो बहुत बड़ा हाथ है ना। ओ बिल्कुल। वो लोग भी इसी झूठी उम्मीद को कैश करते हैं और उन्हें पट्टी पढ़ाते रहते हैं कि बेटा अगर सिलेक्शन नहीं भी हुआ ना तो तजुर्बा तो इतना बढ़िया मिलेगा कि जिंदगी बन जाएगी। लेकिन प्रैक्टिकली सोचिए, ये आखिर कैसा तजुर्बा है?
7 साल तक बस एक ही एग्जाम के पैटर्न को रटने का जो तजुर्बा है वो रियल वर्ल्ड के प्रैक्टिकल जॉब्स में आखिर कितना काम आता है? सच कहूं तो कुछ खास काम नहीं आता वहां पे। रियलिटी में तो वही होता है। अंत में नतीजा ये निकलता है कि उस तथाकथित तजुर्बे के नाम पर वो जो इंसान है वो अंदर से पूरी तरह कड़वा, एकदम बिटर हो जाता है। उनकी लाइफ का जो सबसे एनर्जेटिक प्राइम टाइम था वो निकल चुका होता है और आगे आने वाली लाइफ में नई स्किल सीखने के बजाय वो लोग पास्ट को लेकर एक डीप रिग्रेट में जीते रहते हैं। उनके अंदर पूरी दुनिया को लेकर एक गुस्सा भर जाता है। ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग है। और ये सब सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ का स्टॉप लॉस नहीं लगाया, उन्होंने सही समय पर क्विट नहीं किया। इस पूरी सिचुएशन को देखकर मेरे दिमाग में ना एक बहुत ही क्लियर सी इमेज बन रही है अभी। बताइए कैसा? मान लीजिए कि किसी इंसान ने अपने दोनों हाथों में कोई बहुत ही भारी, बहुत पुराना और एकदम बेकार सा सामान कस के पकड़ा हुआ है। अच्छा। वो पसीने से पूरा तरबतर है। उसी वक्त उसके सामने कोई बहुत ही नई, शानदार और लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी आके खड़ी हो जाती है। वो उसे पकड़ना चाहता है, लेकिन वो उसे पकड़ेगा कैसे? उसके दोनों हाथ तो पहले से ही उस पुराने कबाड़ सामान से भरे हुए हैं। वाह, क्या एग्जाम्पल है। एक नई और बेहतर चीज को गले लगाने के लिए हमें पुरानी और बेकार चीज को अपने हाथ से छोड़ना ही पड़ता है। इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता है ही नहीं। ये बहुत ही पावरफुल विजुअलाइजेशन है। इंसान को स्पेस क्रिएट करना पड़ता है। जब तक कोई भी शख्स अपनी लाइफ में, अपने टाइम स्केड्यूल में और अपने दिमाग में पुरानी और टॉक्सिक चीजों को खाली नहीं करेगा, वहां नए अपॉर्चुनिटीज के आने के लिए जगह बन ही नहीं सकती। बिल्कुल। लेकिन यहाँ ना एक थोड़ा कंफ्यूजन आता है मेरे दिमाग में। क्या? वो ये कि जो बचपन से हमें कहानियां सुनाई गई हैं, उनका हम क्या करें? जैसे वो किंग आर्थर और वो मकड़ी यानी स्पाइडर वाली कहानी। हाँ, वो जिसमें वो चढ़ती है। वही वो तो हर किसी ने सुनी है बचपन में। एक मकड़ी दीवार पर चढ़ रही थी, वो बार बार फिसल के नीचे गिर रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और फाइनली वो ऊपर चढ़ गई। राइट। ये जो ट्राई अगेन एंड अगेन की पूरी मोटिवेशनल इंडस्ट्री है, वो तो इसी एक मिथ पर टिकी हुई है ना। देखो, उन सब कहानियों को ना थोड़ा आज के प्रैक्टिकल लेंस से देखने की जरूरत है। कैसे? वो जो मकड़ी वाली कहानी है वो बच्चों को सुनने में बहुत इंस्पायरिंग लगती है, स्कूल लेवल तक उन्हें मोटिवेट करने के लिए ठीक भी है। लेकिन अगर हम आज एज एन अडल्ट उस सिचुएशन का एक लॉजिकल एनालिसिस करें है तो उसके पास कोई दूसरी चॉइस ही कहाँ थी। उसे तो अपनी जान बचाने के लिए हर हाल में उस दीवार पर चढ़ना ही था। उसके पास अपना कोई बैकअप प्लान थोड़ी ना था वहां पे। यार, ये एंगल तो सच में मैंने कभी सोचा ही नहीं। मतलब उस मकड़ी के पास वाकई में कोई ऑप्शन था ही नहीं कि वो बोल सके कि चलो दीवार पे नहीं चढ़ते हैं, मैं यहीं जमीन पर अपना आराम से घर बना लेती हूँ। एब्सोल्युटली, वो डेस्परेशन थी। लेकिन रियल लाइफ में इंसानों के पास चॉइसेस होती हैं। हमारा दिमाग बहुत इवॉल्व्ड है, बहुत एडवांस्ड है। सही बात है। बिना अपनी टेक्निक को बदले, बिना अपनी पास्ट अप्रोच का एनालिसिस किए, बार बार बस एक ही चीज को आंख बंद करके ट्राई करते रहना, ये कोई महानता थोड़ी ना है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का वो फेमस कोट याद है ना आपको? हाँ, शायद इंसानिटी वाला। हाँ, इंसानिटी का मतलब है एक ही काम को बिल्कुल सेम तरीके से बार बार करना और हर बार एक अलग रिजल्ट की उम्मीद लगाना। सही है। इसको अगर हम अपनी रोजमर्रा की कुकिंग का एग्जाम्पल लेके समझे ना तो और क्लियर होगा। हाँ, जैसे मान लीजिए कोई घर पे डोसा बना रहा है। अब अगर तवा सही टेम्परेचर पर गर्म नहीं है, या मान लो बैटर में ही कुछ कमी रह गई है, और आपका जो पहला डोसा है वो तवे पर पूरी तरह से चिपक कर खराब हो गया। राइट। अब अगर वो इंसान उसी ठंडे तवे पर बिना गैस का टेम्परेचर एडजस्ट किए बार बार उसी सेम तरीके से वो बैटर डालता रहेगा, तो क्या 10वीं बार में अचानक से एक परफेक्ट डोसा निकल के आ जाएगा? बिल्कुल नहीं, वो तो और बिगड़ेगा। सिर्फ ट्राई अगेन बोलने से डोसा नहीं बनने वाला। उसको वहां रुकना होगा, तवे को साफ करना होगा, अपनी हीट को एडजस्ट करना होगा और अपनी टेक्निक सुधारनी होगी। एब्सोल्युटली। बार बार सेम गलती दोहराकर आपको सही रिजल्ट कभी नहीं मिल सकता। चलो इस चीज को ना थोड़ा एक बहुत ही हाई स्टेक्स और थोड़ा सीरियस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, श्योर। जरा एक फाइटर पायलट की सिचुएशन के बारे में सोचिए। ओके, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। वो जो फाइटर पायलट है वो इस वक्त एक 1500 करोड़ रुपए का बहुत ही एडवांस्ड एयरक्राफ्ट उड़ा रहा है। रात का वक्त है और वो एक क्रिटिकल मिशन पर गया हुआ है। लेकिन वहां जाते ही अचानक से मौसम बहुत खराब हो जाता है। विजिबिलिटी एकदम जीरो हो चुकी है और उसके रडार पर दुश्मन का जो टारगेट है वो किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से प्रॉपर्ली लॉक नहीं हो पा रहा है। ओह गॉड, सिचुएशन तो बहुत टेंस है।
अब इस एग्जैक्ट मोमेंट में अगर वो पायलट अपने ईगो में आ जाए और ये सोचे कि मैं तो एक एलीट फाइटर पायलट हूँ, मैं तो नेवर गिव अप फिलॉसफी में यकीन रखता हूँ, मैं तो आज इस टारगेट को हिट करके ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो क्या होगा? वही तो क्या होगा आगे? वो तो अपने आप में एक सुसाइड मिशन हो जाएगा ना। वो पायलट उस ईगो में अपना 1500 करोड़ का प्लेन तो क्रैश करेगा ही, अपनी जान भी गंवा देगा। एग्जैक्टली और मैं बता दूं कि कोई भी एयरफोर्स ऐसे बेवकूफ पायलट को अपना हीरो नहीं मानती। सही बात है। एक जो सच्चा प्रोफेशनल, हाईली ट्रेन्ड और समझदार पायलट होगा ना, वो बिना किसी झिझक के उस मिशन को वहां पर तुरंत अबॉर्ट करेगा, यानी वो क्विट करेगा। वो चुपचाप अपने बेस पर वापस लौट आएगा, अपने एयरक्राफ्ट को सेफ रखेगा, नए डेटा को रीअसेस करेगा, मौसम के ठीक होने का वेट करेगा और फिर शायद अगली सुबह एक ज्यादा बेहतर और एक फूल प्रूफ स्ट्रैटेजी के साथ वापस आएगा। राइट। अपने अजीब से ईगो में आकर 1450 करोड़ का देश का जहाज और अपनी खुद की जान गंवा देना कोई बहादुरी नहीं होती, ये पूरी बेवकूफ़ी होती है। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है और यहाँ पर इसको क्लियरली डिफाइन करना बहुत अहम है कि देखिए, क्विट करने का मतलब हमेशा के लिए हार मानकर मैदान छोड़कर डरकर भाग जाना नहीं होता है। बिल्कुल नहीं। कई बार लाइफ में इस क्विट करने का असली मतलब होता है एक टैक्टिकल रिट्रीट, यानी थोड़े वक्त के लिए पीछे हटना, अपनी एनर्जी और अपने बचे हुए रिसोर्सेज को सेव करना, अपनी स्ट्रैटेजी को वक्त देकर रीअसेस करना और फिर एक फ्रेश अप्रोच के साथ वापस से गेम में आना। सही कहा। क्विटिंग जो है ना, वो एक टैक्टिकल और एक लॉजिकल डिसीजन होना चाहिए। इसको कभी भी एक इमोशनल या ईगो ड्रिवन डिसीजन नहीं होना चाहिए हमारी लाइफ में। तो अगर हमने इस आधी चर्चा के बाद इस पूरी डिबेट को एक नए एंगल से देखें, अगर क्विट करना एक वीकनेस नहीं है, जैसे हमने अभी प्रैक्टिकली प्रूव किया, तो फिर फाइनली ये असली ताकत क्या होती है? गुड क्वेश्चन। समझ, जिसको ताकत कहता है वो तो हमने डिकोड कर ही लिया कि वो एक ट्रैप है। तो एक इंडिविजुअल इंसान के लिए रियल स्ट्रेंथ क्या मानी जाएगी? देखिए, रियल स्ट्रेंथ ये जानना है कि कब रुकना है और अपने खुद के माइंड पर अपना पूरा कंट्रोल रखना। ओके। इसका ना एक बहुत ही खूबसूरत और पुराना उदाहरण हमें सनातन धर्म में और इनफैक्ट दुनिया के ऑलमोस्ट हर बड़े धर्म की परंपराओं में देखने को मिलता है, और वो है व्रत रखना, यानी फास्टिंग करना। व्रत रखना? पर ये तो स्पिरिचुअलिटी का हिस्सा है ना, इसे आप क्विटिंग के कॉन्सेप्ट से कैसे जोड़ेंगी? आप ध्यान से सोचिए, जब कोई इंसान व्रत रखता है तो वो दरअसल कर क्या रहा होता है उस वक्त? वो पूरी तरह से अपनी मर्जी से कॉन्शियसली खाने पीने को क्विट कर रहा होता है उस दिन के लिए। अच्छा, हाँ। खाना एक इंसान का सबसे बेसिक और प्राइमल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है। उसे जोरदार भूख लग रही है, उसके ठीक सामने स्वादिष्ट खाना रखा हुआ है, लेकिन वो उसे कॉन्शियसली क्विट कर रहा है। राइट। तो क्या वो इंसान की वीकनेस हुई? बिल्कुल नहीं। वो उसके माइंड और उसकी बॉडी का अल्टीमेट कंट्रोल है। वो एक बहुत बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। क्या बात है। सही समय आने पर अपनी खुद की इच्छाओं को या किसी भी बड़ी सिचुएशन को एक फर्म नो कहने की जो पावर है, वही एक इंसान की सबसे असली स्ट्रेंथ होती है। ये बहुत ही डीप और प्रोफाउंडली इंस्पायरिंग पॉइंट लगा मुझे। मतलब जो बेसिक चीज नेचुरली आप पर हावी हो सकती है, जो आपका एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, वहां आप खुद बैठकर ये डिसाइड कर रहे हैं कि नहीं, मैं आज इस चीज को अपनी लाइफ से कुछ वक्त के लिए कट ऑफ कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। ये तो सच में बहुत एम्पावरिंग लग रहा है। और पता है, ये जो अपनी लाइफ में कट ऑफ सेट करने की कला है ना, ये लाइफ के सिर्फ एक नहीं बल्कि हर एक फील्ड में अप्लाई होती है। जैसे पोकर या किसी भी प्रोफेशनल कार्ड गेम को खेलते वक्त जो साइकोलॉजी हमारी काम करती है, वो इसका बड़ा परफेक्ट एग्जाम्पल है। हाँ, पोकर में तो वैसे भी सिर्फ दिमाग और इमोशंस का ही सारा खेल होता है। अब एक एमेच्योर यानी नया खिलाड़ी और एक प्रोफेशनल पोकर प्लेयर के बीच में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है पता है? क्या? जो अनादी प्लेयर होता है वो हमेशा अपनी ईगो में खेलता है। अगर मान लीजिए उसके पास बहुत ही खराब पत्ते आए हैं, तब भी वो अपने उस मचीज़मों में या उस झूठे ईगो के चक्कर में आकर ना टेबल पर अपनी चिप्स दाव पर लगाता ही रहता है। राइट। उससे लगता है जीत जाएगा। हाँ, ये सोचकर कि वो दूसरों को ब्लफ कर लेगा या फिर उसकी किस्मत अचानक से मैजिक की तरह पलट जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ जो एक सच्चा चैंपियन प्लेयर होता है, वो क्या करता है? वही वो चैंपियन होता है जिसे परफेक्टली पता होता है कि पत्ते खराब हैं और अभी हालात बिल्कुल उसके फेवर में नहीं है, तो वो बिना किसी फेक ईगो के ना तुरंत अपना गेम वहां फोल्ड कर देता है। यानी गेम को क्विट कर देता है वहीं पर। हाँ। क्यों? ताकि वो आगे आने वाले अगले किसी अच्छे हाथ के लिए अपने जरूरी रिसोर्सेज और अपने उस पैसे को बचा कर रख सके। इसका मतलब बहुत ही साफ है
कि लाइफ में हमारी हर चीज की, हमारे हर एक रिश्ते की, हर प्रोफेशनल जॉब की एक स्ट्रॉन्ग कट ऑफ लिमिट जरूर होनी चाहिए। हमारी जो एक नॉनसेंस टॉलरेटिंग कैपेसिटी है, यानी किसी भी फजूल चीज को चुपचाप बर्दाश्त करने की जो क्षमता है, उसकी एक बहुत क्लियर बाउंड्री होनी चाहिए। वो बाउंड्री तो 100% क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए लाइफ में। अगर कोई इंसान किसी टॉक्सिक और दर्दनाक सिचुएशन को एंडलेसली बस बर्दाश्त किए जा रहा है बिना कुछ बोले, तो वो इससे कोई महान पुरुष नहीं बन रहा। सही बात है। वो बल्कि अपना खुद का और अपने आगे आने वाले फ्यूचर का एक बड़ा नुकसान कर रहा है। वैसे इसमें एक बड़े मजे की बात बताऊं? हाँ, बताइए। हम इंसान ना अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी और मामूली चीजों में तो बहुत ही स्मार्टली चीजों को क्विट करते हैं। वहां पर हमारा लॉजिकल दिमाग बिल्कुल सही से काम करता है। अच्छा, जैसे कहाँ पर? मूवीज की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, जैसे फिल्मों का ही एग्जाम्पल ले लीजिए ना। लाइक मान लीजिए कोई इंसान सिनेमा हॉल में बैठा है पर्दे के सामने, वहां स्क्रीन पर उसकी किसी बहुत ही पसंदीदा और बड़े सुपरस्टार की फिल्म चल रही है, जैसे थग्स ऑफ हिंदुस्तान लगी थी बीच में। ओ बाप रे, हाँ। या फिर वो लाल सिंह चड्ढा थी। अब फिल्म ऐसी है कि इतनी खराब है कि वो दर्शक हॉल में बैठा बैठा लिटरली अपना सर पकड़ ले। हाँ, दर्द होने लगे सर में। तो वहां पर क्या वो इंसान अपने ईगो में आकर खुद से ये कहेगा कि भाई मैं तो नेवर गिव अप वाला इंसान हूं, मैं तो ठीक नहीं, इस फिल्म को पूरा आखिरी सेकंड तक देख कर ही जाऊंगा, और यही नहीं, आगे इस एक्टर की अगली फिल्म भी सबसे पहले देखने आऊंगा। जाहिर है कोई नॉर्मल इंसान ऐसा पागलपन तो नहीं करेगा वहां पे। उस फ्लॉप एक्टर की फिल्में थिएटर में देखने का जो आइडिया है, उसको वहीं तुरंत क्विट कर देता है। राइट। वो बोलता है, भाई मेरा जो ये टाइम है और मेरा जो पैसा है वो बहुत कीमती है मेरे लिए, मैं इसको इस तरह की किसी भी बकवास चीज पर वेस्ट नहीं कर सकता। वहां किसी को भी ये डर नहीं लगता कि अरे लोग मुझे क्विटर बोलेंगे तो क्या होगा। बिल्कुल। और पता है वहां ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि वहां हॉल में हमारा एक रैशनल लॉजिक परफेक्टली काम कर रहा होता है। राइट। वहां हमारी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट सिर्फ वो 300 रुपए की टिकट और हमारे वो आने जाने के 3 घंटे का टाइम ही होता है। अच्छा। इसलिए हम बिना सोचे इजीली उसे क्विट कर लेते हैं। लेकिन जब यही सेम बात हमारे लंबे करियर, हमारी कॉलेज एजुकेशन या फिर बरसों पुराने प्राइवेट रिश्तों की आती है, तो हम डर जाते हैं। हाँ, क्योंकि तब तक हमारा इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा हो चुका होता है और हम सोसाइटी के बनाए हुए उन झूठे रूल्स और एक्सपेक्टेशंस के डर से अपना सारा रैशनल लॉजिक खो देते हैं वहां पर। इस सारी गहरी चर्चा को, इस डिबेट को अगर मैं एक सिंगल धागे में पुरोने की कोशिश करूं, तो बात कुछ ऐसी निकल कर आती है कि अगर ये सोसाइटी या समाज आपको कल को एक लूजर या क्विटर का टैग दे देता है, महज इसलिए क्योंकि आपने अपने लिए एक ऐसी जॉब छोड़ने का फैसला किया जो रोजाना आपका खून चूस रही थी, या आपने ऐसी पढ़ाई छोड़ दी जिसमें आपका कोई नेचुरल एप्टीट्यूड ही नहीं था, सही है, तो उस रैंडम इंसान के ताने को चुपचाप बर्दाश्त कर लेना, उसको पलटकर एक हल्की सी स्माइल दे देना और फिर अपने सोचे हुए नए रास्ते पर कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ जाना, ये बहुत बड़ी बात है। ये एटीट्यूड उनकी टॉक्सिक सिचुएशंस में सालों तक पड़े रहकर अपना पैसा, अपनी फिजिकल हेल्थ और सबसे जरूरी अपनी शांति बर्बाद करने से 1000 गुना ज्यादा बड़ी ताकत है। बिल्कुल सही समरी दिया है आपने। अपनी बाउंड्रीज को पहचानना और उन्हें रूथलेसली सेट करना, अपनी मेंटल पीस को लाइफ में सबसे ऊपर प्रायोरिटी पर रखना। राइट। और जब जब कोई चीज, कोई प्रोजेक्ट या कोई रिलेशनशिप प्रैक्टिकली काम ना कर रहा हो, तो उसे बिना किसी इमोशनल ड्रामे के एकदम ग्रेसफुली टाइम से छोड़ देना, असल में यही किसी इंसान की सबसे बड़ी मैच्योरिटी है। ट्रू। ये फैक्ट समझना सबके लिए बहुत जरूरी है कि हर इंसान की अपनी अकेले की जिंदगी, उसके अंदर की खुशी, उसकी शांति, ये किसी भी सोसाइटी या कॉर्पोरेट के बनाए हुए इन फर्जी स्ट्रेंथ के मेडल से बहुत बहुत बड़ी है। आज के इस डीप डाइव ने तो सच में दिमाग के कई सदियों से बंद पड़े दरवाजे खोल दिए हैं। बिना किसी फालतू और अननेसेसरी गिल्ट के नुकसान देने वाले कामों को और अपनी गलतियों को सही समय पर छोड़ देना, ये कोई इंसान की हार नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी समझदारी और लाइफ की सबसे शार्प स्ट्रैटेजी मानी जानी चाहिए। मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि आज की इस चर्चा के बाद जो लोग भी इस पॉडकास्ट को, मैंने मतलब इस चर्चा को डीपली सुन रहे हैं, वो सब अपनी लाइफ का एक छोटा सा ऑनेस्ट ऑडिट जरूर करेंगे आज। और इसी नोट पर बस जाते जाते हम आज यहाँ पर एक बहुत ही गहरा और शायद थोड़ा सा अनकंफर्टेबल विचार छोड़कर जाना चाहते हैं सबके लिए। हाँ, जरूर। आज रात को जब आप सब लोग शांति से अकेले बैठे ना, तो खुद से पूरी ईमानदारी के साथ एक सिंपल सा सवाल पूछेगा
कि आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी एक चीज है अभी, या कोई ऐसी पुरानी टॉक्सिक आदत है, कोई ऐसी बॉस की जॉब है, कोई कबाड़ इन्वेस्टमेंट या कोई अजीब सा रिश्ता है जिसे आप लाइफ में सिर्फ और सिर्फ इसलिए ढो रहे हैं अपने कंधों पर क्योंकि आप आसपास के 4 लोगों की नजरों में एक क्विटर का टैग नहीं लेना चाहते। बाप रे, ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई में कई लोगों की लाइफ की पूरी दिशा बदल कर रख सकता है। इस पर बहुत गहराई से सोचिएगा जरूर सभी लोग, और हम तो एक्चुअली सच में ये जानना चाहेंगे कि इस पूरे बर्निंग टॉपिक पर आप सभी के एक्चुअली क्या विचार हैं। बिल्कुल। आपकी नज़र में आपके अपने लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंस से ऐसे कौन-कौन से प्रैक्टिकल उदाहरण हो सकते हैं जहां आपने सही समय पर क्विट करना सबसे ज्यादा समझदारी का काम माना हो। हाँ, हमें सुनकर अच्छा लगेगा। अपने जो भी सच्चे जवाब हैं और जो भी आपकी पर्सनल कहानियां हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके हमारे साथ जरूर शेयर करें। एज यू हैव वॉच्ड फुल वीडियो, आप यहां तक आए गए हैं तो जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल टू गेट सच यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस नोटिफिकेशन।